नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, आज जो हॉट सीट जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है टोहाना। तो इसके पॉलिटिकल इतिहास में जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि अगर आप टोहाना की राजनीति को समझते हैं तो वर्तमान जो सिनेरियो है इसमें वहाँ से कौन विधायक बन सकता है, इस पर आप जरूर कमेंट करके बताना। और अगर टोहाना के पॉलिटिकल इतिहास की बात की जाए तो मुझे इस सीट के बारे में एक चीज़ याद आती है। हरपाल सिंह एक ऐसा नाम है जो इस सीट पर आप इसके अगर रिकॉर्ड को देखेंगे तो आपको हरपाल सिंह छाए रहते हैं। और ख़ास बात यह है कि हरियाणा में एक दो सीटें ही ऐसी हैं जहाँ पर कभी कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार विधायक बना है, तो उनमें से टोहाना भी एक है। और अगर टोहाना में के पॉलिटिकल चर्चाओं की बात की जाए तो आजकल ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि देवेंद्र बबली और सुभाष बराड़ा ने जो यहाँ पे पॉलिटिकल राइवलरी एक दूसरे से दिखाई है वो देखने लायक थी। और चुनाव में देवेंद्र बबली का उतरना तय है, कांग्रेस की टिकट मिली तो भी और नहीं मिली तो भी। सुभाष बराड़ा जी एक तरीके से मैदान छोड़ चुके हैं, लेकिन आप जरूर कमेंट करके बताना कि आज के दिन टोहाना सीट पे किस उम्मीदवार की जीत आपको निश्चित लग रही है। सर, टोहाना सीट किस तरह की सीट है? टोहाना बहुत महत्वपूर्ण सीट है और एक दौर था 1967 से लेकर 2014 तक जी, इसको गढ़ माना जाता था सरदार हरपाल सिंह का। छोटा मोटा गढ़ था उनका। और चूँकि 67 से लेकर 2014 तक 13 बार चुनाव हुए हैं, उसमें 8 बार वही हरपाल सिंह और उनके बेटे परमवीर सिंह। जी। अब इनके नाम क्या है, जो सरदार लगता है। असल में इनका जन्म हुआ था मिड गुमरी, पंजाब में। और देश की आज़ादी के समय जो स्थानांतरण विस्थापन हो रहा था उसमें वो टोहाना आके बस रुके थे। और उनको बड़ा शौक था घोड़ों की नस्लें तैयार करने का, घोड़े पालने का। उनका अब भी फार्म है घोड़ों का। टोहाना बड़ा मशहूर इसलिए भी हुआ। और सरदार हरपाल सिंह का अपना वजूद आप इस बात से आंक सकते हैं, उनका कद राजनीति में, कि वो 2 बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कुरुक्षेत्र से सांसद रहे। तो टोहाना और सरदार हरपाल सिंह एक दूसरे के सिनोनिम बने हुए। उसके बाद में उनके बेटे परमवीर सिंह आ गए और दोनों बाप बेटे मंत्री रहे, महत्वपूर्ण मंत्री रहे। बहुत लोग ये सोचते हैं हरियाणा में कि सरदार हरपाल सिंह से उनको कुछ अजीब सा आइडिया लगता है कि क्या है। कुछ लोग उनको विस्थापित, माइग्रेटेड मानते भी नहीं हैं जी, लेकिन वो माइग्रेटेड थे। और टोहाना की दूसरी विशेषता ये है कि कहते हैं कि यहाँ 7 नहरें जुड़ती हैं जो उसको इरिगेट करती हैं, पानी देती हैं। बहुत फर्टाइल एरिया है, नहरों का शहर है। और यहाँ अगर बात करें तो 1957 में ये सीट बनी थी और यहाँ से चौधरी सूरजमल कांग्रेस के थे, उन्होंने मनफूल एक निर्दलीय थे, उनको हराया था जी। और आप देखें 52, 57, 62 तक जब आप देखें ना, बहुत सीटें ऐसी हैं जहाँ कांग्रेस पार्टी का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवारों से होता है। तो सवाल उठना चाहिए कि ऐसा क्यों? क्योंकि जो और पार्टी थी, मान लिया भारतीय जनसंघ था या स्वतंत्र पार्टी थी, उनका हरियाणा में कोई आधार नहीं था और वैचारिक रूप से ही जो जनसंघी था वो टिकट लेता था। तो बहुत सारी सीटों पे दिक्कत ये थी कि पार्टी किसी को खड़ा नहीं कर सकती थी इस तरह की। तो आज़ाद के मुकाबले आपको मिलेंगे। वही टोहाना में हो रहा है 1957 में सूरजमल जी के सामने मनफूल निर्दलीय खड़े हुए। लेकिन वही मनफूल सिंह 1962 के चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट बन गए और सूरजमल इंडियन नेशनल कांग्रेस के और मनफूल ने सूरजमल जी को हरा दिया। 1967 में एंट्री होती है सरदार हरपाल सिंह की तो वो चुनाव उन्होंने जीता। 68 में चूँकि बहुत यहाँ उथल पुथल हो रही थी हरियाणा की राजनीति में, तो वो राव वीरेंद्र सिंह के साथ जुड़ गए। विशाल हरियाणा पार्टी के कैंडिडेट बन गए और चुनाव वो भी जीत लिया उन्होंने। 1972 में फिर वो कांग्रेस में आ गए और फिर कांग्रेस से चुनाव जीता। तो 67, 68, 72 3 बार लगातार जीत कर उन्होंने हैट्रिक बनाई। 1977 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उनकी जगह करम सिंह थे जनता पार्टी के और भीम सिंह थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और वो लहर थी जनता पार्टी की उस समय 77 में। तो करम सिंह ने भीम सिंह को और पता नहीं, अब तो मैं पता नहीं कर पाए, जो करम सिंह डांगरा जी थे, जी जी, ये अभी पिछले दिनों में इनसे मिला था। अच्छा, ये अभी जीवित थे। अब पता नहीं दुनिया में है कि नहीं, लेकिन करम सिंह डांगरा जी से जब मैं मिला तो ये 102 साल के हो चुके थे।
और ख़ास बात है कि इनकी मेमोरी ठीक ठाक थी, इन्होंने बहुत पॉलिटिकल बातें बताई थी। तो हरिभूमि टीवी में जब था जी जी वहाँ पे इंटरव्यू भी इनका है। तो मुझे 100 साल से बड़े जो विधायकों में जो मिलने का जो सौभाग्य मिला, उनमें एक करम सिंह हैं और एक चौधरी हरिचंद हुड्डा जी हैं। तो चौधरी करम सिंह डांगरा जी और हरिचंद हुड्डा जी ऐसे 2 विधायक हरियाणा के रहे जो 100 साल की उम्र जिन्होंने पार की, और दोनों के इंटरव्यू में कर पाया सर। नहीं, तो बहुत अच्छी सूचना है और हम कामना करेंगे करम सिंह और दीर्घायु हों। हाँ, और अगर 102 साल के वो हो चुके हैं तो मैं कहता हूँ चौटाला साहब की बराबरी करें, 115 साल तक जिए। अच्छा, 1982 में सरदार हरपाल सिंह कांग्रेस के टिकट पर फिर से चुने गए। 1985 में एक उपचुनाव हुआ, उसमें भी हरपाल सिंह ने चुनाव जीता जी। 1987 में हरपाल सिंह फिर चुनाव जीते, लेकिन ये वो हरपाल सिंह नहीं थे। ये दूसरे हरपाल थे। हाँ, हरपाल सिंह का एक लगातार इतने वर्षों तक वो चुनाव जीतते रहे कि बहुत लोगों की ये गलतफहमी है कि वही हरपाल सिंह। सरदार हरपाल सिंह और हरपाल सिंह में फ़र्क है। जी, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के थे। हुआ क्या था, 87 के चुनाव में चौधरी देवीलाल ने जो एक पूरा अम्ब्रेला बनाया था उसमें वामपंथी भी शामिल थे और उन्होंने ये कहा था कि हमें आप 2 सीट दे दीजिए। और बीजेपी भी शामिल थी उसमें, संघ भी शामिल हाँ, था। संघ भी शामिल था। तो मतलब भाजपा थी 80 में तो बन चुकी थी, तो ये सीट उनको मिल गई थी। ये अलग ही कॉम्बिनेशन था, वामपंथी भी साथ में और हाँ, भाजपा भी साथ में। तो ऐसी कोई संभावना, वैसे तो कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक नहीं बन पाते, लेकिन ये चौधरी देवीलाल जी की मेहरबानी थी और वो सारा दौर था ऐसा, तो उसमें हरपाल सिंह सीपीएम से चुनाव जीते थे। और मजे की बात है, उन्होंने परमवीर सिंह को हराया था, हरपाल सिंह जी के हरपाल बेटे सिंह जी के बेटे को। को। 1991 में 1991 में हरपाल सिंह फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। 1996 में यहाँ से समता पार्टी, यानी कि जो चौधरी देवीलाल जी का लोक दल है, उसी का नाम था, विनोद मडिया ने चुनाव जीता। 1999 में एंट्री होती है और वो जीतते हैं सरदार निशान सिंह जी। इंडियन नेशनल लोक दल से। निशान सिंह के बारे में आप जानते ही हैं कि जेजेपी के प्रदेश अब वो अध्यक्ष कांग्रेस से थे टिकट मांग रहे हैं। और अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए। 2005 और 2009 का चुनाव सरदार परमवीर सिंह ने जीता कांग्रेस के टिकट पे। और 2014 में पहली बार भाजपा ने सुभाष बराला के रूप में अपना खाता खोला वहाँ, सुभाष बराला। शायद आखिरी बार की हो। और 2019 में आपने जिक्र किया ही कि देवेंद्र बबली जेजेपी से चुनाव जीत के आए। तो सरदार हरपाल सिंह का परिवार, उसके बाद में बीच में एक बार विनोद मडिया और सरदार निशान सिंह, सुभाष बराला और देवेंद्र बबली। अब फिर से हालात जो हैं 2024 में इस तरह के बन गए हैं। कल मैं एक वैसे ही व्हाट्सएप पे देख रहा था, वीडियो आ रहा था कि परमवीर सिंह से देवेंद्र बबली से किसी ने पूछा जी आप पहले कांग्रेस में थे, फिर यहाँ आ गए और फिर आप इनेलो में चले गए, फिर इनेलो से आप जेजेपी में आ गए। तो उन्होंने हर सवाल का जवाब दे दिया, परिस्थितियाँ, कि आपने कांग्रेस की चुनी, बोले परिस्थितियाँ ऐसी थी। फिर आप आज़ाद क्यों लड़े, बोले परिस्थितियाँ ऐसी थी। फिर आप जेजेपी में क्यों चले गए, बोले परिस्थितियाँ ऐसी थी। बोले अब आप छोड़ के फिर आप इधर उधर वो करें, बोले परिस्थितियाँ ऐसी हैं। तो मैं बड़ा मुझे अच्छा लगा कि परिस्थितियों का कितना अच्छा प्रयोग उन्होंने किया, परिस्थितियों के वश में होकर काम। तो उससे एक चीज़ भी है कि राजनीति जो है वो परिस्थितियों पे ही चलती है। जी, हम लोग थोड़े भावुक होके ना इसको बुरा मान लेते हैं कि आज ये बंदा इस दल में, कल वहाँ चला गया, परसों वहाँ चला गया, लेकिन नेताओं के लिए परिस्थिति मात्र है, परिस्थितियों का खेल है सब। हाँ, बस और कोई इसमें खेल नहीं है। इस क्षेत्र में डेरे की बड़ी भूमिका है गुरमीत राम रहीम जी का। तभी तो सुभाष बराला जी उसमें जीते हाँ, थे। और उनके करीब कहते हैं कि 20,000 के आसपास अनुयायी हैं वहाँ पे। अब डेरा क्या स्टैंड लेता है, जैसे पैरोल पे बाबा आए हैं, बाबा के तो ऊपर सरकार मेहरबानी रहती है हमेशा बीजेपी वाली। तो डेरे की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और वो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह का एक्शन लेते हैं। सरकार बदलने वाली है, अगर बाबा को ये लग रहा है कि सरकार बदलने वाली है तो हो सकता है बाबा ये फरमान ना दे, उनका जो राजनीतिक प्रकोष्ठ है, हाँ, परिस्थितियों बस कुछ हो जाए, परिस्थितियाँ हैं उनके साथ ही परिस्थितियाँ हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिला के टोहाना जो है हॉट भी है, चर्चित भी है, उसका एक अच्छा राजनीतिक इतिहास भी है। और सरदार हरपाल सिंह बाखुद बहुत ही एक नेक और अच्छे आदमी थे। एक उनका जो व्यक्तित्व है, परमवीर सिंह जी भी नेक आदमी है, लेकिन उनके साथ समस्या लोग बताते हैं कि वो लोगों के बीच अवेलेबल नहीं है। मतलब थोड़ा सा जो एटीट्यूड वाले नेता होते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जब आदमी चुना जाता है तो धर्मेंद्र जी, मेरा ये मानना, नेता को
बहुत ज़्यादा पब्लिक से मिलना भी नहीं चाहिए। पता नहीं हमने क्यों राजनीति ऐसी कर ली अपनी। आप विदेशों में जाइए, जो एमपी हैं, सेनेटर्स हैं, उनसे कोई मिलता ही नहीं। क्यों मिले सर? वो अगर देखिए, आप आम नागरिकों को आपकी सारी सुविधाएं मिल रही है, बिजली, सड़क, पानी, अच्छी सब चीज़ें हैं, उनके बच्चों को रोज़गार मिल रहा है, निजी क्षेत्र में मिल रहा है, तो तबादले की वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी कि जैसे यहाँ ट्रांसफ़र इंडस्ट्री बन गई है, तो उनको क्या आवश्यकता ही नहीं जाने की। हमारे यहाँ समस्याएं ज़्यादा हैं सर। हमारे यहाँ जिसको जो काम करना होता है वो काम कर नहीं रहा है। अब सड़क बनानी है तो उसके लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, लेकिन पीडब्ल्यूडी काम करता है नेता के इशारे पे। पानी आ रहा है उसका भी डिपार्टमेंट अलग है, पानी नहीं आ रहा है तो नेता के पास इसलिए जाना पड़ता है कि वो उन पे दबाव दे कि हमें पानी दो। तो यहाँ समस्याएं ज़्यादा है, इसलिए नेता की अवेलेबिलिटी चाहिए। ये मिली भगत है नेताओं नौकरशाहों का। ये इन्होंने अपने हाथों में अधिकार ज़्यादा ले रखे हैं। घोषित रणनीति है इनकी कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम निकम्मे बने रहेंगे, आप हमें डंडा करना, ठीक है, फिर हम कुछ कर देंगे, तो उसमें हमारा भी वजूद बना रहेगा और तुम्हारा भी बना रहेगा। तो ऐसा लग रहा है सर जैसे 20 साल हो गए मुझे हरियाणा को क्लोजली देखते हुए। अब तो नेताओं ने और अफसरों ने ये तय कर लिया है कि हम सिर्फ वही काम करेंगे जिसमें या तो पैसे बनते हों या पॉलिटिकल प्रेशर, इसके अलावा तीसरा काम नहीं करेंगे हम, ये तय है। मुझे एक चिंता नज़र आ रही कि जो नेक्सस जिस पर हम बात करने लगे हैं संयोग से, उत्तर प्रदेश में महेंद्र सिंह टिकैत ने एक ऐसा दौर खड़ा कर दिया था कि 3-4 जिलों में वो समानांतर सरकार चलाते थे, अधिकारी उनसे छुट्टी मांगने आते थे। मैंने खुद वो दृश्य देखा कि एक कोतवाल आया, उसने नमस्ते करी उनको और बोले साहब मैं 3-4 दिन के लिए जाना चाहता हूँ, ना जाओ। तो ये बहुत बड़ा खतरा है कि कहीं ऐसे लोग, ऐसे तत्व ना आ जाएं जो जिनका राजनीतिक प्रभाव हो, सामाजिक प्रभाव हो, जिनके पास एक जनशक्ति हो और वो प्रशासन को अपने हिसाब से चलाने। वहाँ पे जो किसान संगठन है, हाँ, वो आज के दिन बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर है। अब जैसे हिसार से निकलोगे और सिरसा क्रॉस कर जाओगे, किसान संगठनों से ये जो अधिकारी हैं उतना ही डरते हैं जितना नेताओं से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया नेता काम नहीं करते, किसान संगठन खड़े हो गए। चलो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले वक्त में 10-20 साल में हालात बदलेंगे और नौकरशाही का आम आदमी की ज़िंदगी में हस्तक्षेप कम होगा और बिना मांगे वो चीज़ें होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों ये थी टोहाना की कहानी, लेकिन टोहाना में कौन जीतेगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इस वीडियो को पहली बार आपने देखा है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हरियाणा की तमाम हॉट सीट की जानकारियाँ हम आप तक लेकर आते रहेंगे। ये फिलहाल पॉलिटिकल हिस्ट्री है और इन हॉट सीट पर क्या क्या चुनावी मुकाबले बनते हैं इस पर हम अलग से बात करेंगे। तो जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुराने साथी जुड़े रहें, 2-4 लोगों को वीडियो शेयर कर सकते हैं। जो साथी आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं वो हमसे ज्वाइन बटन से जुड़ सकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।